नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं और वो है ऑपरेशन ऑल क्लियर, जो कि भूटान की आर्मी ने किया था असम के इंसर्जेंट्स के खिलाफ। दरअसल अभी हाल ही में भूटान के जो किंग हैं जिग्मे खेसार नामग्याल वांगचुक, वो भारत में आए। भारत में वो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से मिले और फिर वो असम में गए, उनकी असम में विजिट हुई। अब हालांकि भूटान और असम ये दोनों एक दूसरे के साथ 265.8 किलोमीटर लंबी जो बॉर्डर लाइन है उसको शेयर करते हैं, उसके बावजूद भी ये पहली ऑफिशियल विजिट थी भूटान के किंग की असम में। इसके पीछे का कारण है ऑपरेशन ऑल क्लियर और असम में जो पहले इंसर्जेंट ग्रुप्स हुआ करते थे वो। तो भूटान के किंग की जो विजिट हुई असम में, उसके बाद से ऑपरेशन ऑल क्लियर काफ़ी खबरों में है। तो आज इस वीडियो में हम इसको विस्तार से कवर करेंगे कि ये क्यों हुआ, कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ऑपरेशन ऑल क्लियर हुआ, इंडियन आर्मी का इसमें क्या इंपॉर्टेंट रोल था और कैसे ये इंडिया और भूटान के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, जो रिश्ते हैं, क्योंकि हम बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, तो इन रिश्तों को कैसे और ज़्यादा इसने सुदृढ़ किया, कैसे और ज़्यादा मजबूत बनाया और कैसे ये सिद्ध किया कि इंडिया और भूटान किसी भी प्रकार के टेररिज्म के खिलाफ हैं और आतंकवाद के खिलाफ हम एक दूसरे के साथ हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप इस वीडियो को अंत तक देखेगा। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, वो 1990 के दशक में क्या हुआ, असम में कुछ इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो कि वहाँ पे कुछ अलग या तो देश बनाना चाहते थे या फिर कुछ ज़्यादा ऑटोनोमस पावर्स को वहाँ पे चाहते थे। देखो, हमारे भारत में जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे बीच बीच में हमें कई इंसर्जेंट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही में हमारी जो गवर्नमेंट है, होम मिनिस्ट्री ने त्रिपुरा, जो हमारी एक नॉर्थ ईस्टर्न 7 सिस्टर स्टेट्स में से एक स्टेट है, वहाँ के 2 आउटफिट्स को बैन किया है, जिसको मैंने इस वीडियो में अच्छे से कवर किया है। आप इसे ज़रूर देखेगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, करंट अफेयर पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बीच बीच में हमें नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है यहाँ पे इंसर्जेंसी देखने को मिलती है और यही एक कारण है कि नॉर्थ ईस्ट का काफ़ी एरिया जो है वो अफस्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट इसके अंडर रहता है। अफस्पा क्या होती है, क्या देख के लगाई जाती है, कितने समय तक लगाई जाएगी, कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का वो आर्टिकल है जो पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, होम मिनिस्ट्री को अफस्पा लगाने की और अफस्पा बढ़ाने की, उसको भी मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, उसको जरूर देखेगा, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यहाँ पर इंसर्जेंट ग्रुप्स काफ़ी हमें देखने को मिलते हैं। तो 1990 के दशक में क्या हुआ कि असम के जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे वो भूटान, खासकर जो साउथ ईस्टर्न भूटान है, वहाँ पर अपने कैंप्स लगाना शुरू कर दिए। अब देखो, ये इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, भारत में ये इंसर्जेंसी फैला रहे हैं, ये भारत की जो सॉवर्निटी है यानी संप्रभुता और जो इंटेग्रिटी है यानी अखंडता, उसे चैलेंज कर रहे हैं। और क्योंकि इंडिया और भूटान के बीच में काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, तो जब ये असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप्स साउथ ईस्टर्न भूटान में अपने कैंप्स लगाने लगे तो भारत और भूटान के रिश्तों में यहाँ पे असर पड़ सकता था। पहली चीज़ ये होगी। दूसरा कि ये जो भूटान की अपनी सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी है उसमें भी थ्रेट था, क्योंकि एट द एंड ये है तो इंसर्जेंट ही, तो इंसर्जेंट है, आतंकवाद है, तो इसलिए भूटान की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी के ऊपर भी ये थ्रेट था। तो इनिशियली भूटान ने इनके साथ कोई भी ऐसी लड़ाई झगड़ा या ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने रिफ्रेन किया, यानी वो बचे कि ऐसा हम कोई भी लड़ाई झगड़ा ना करें। और जो भी इंडियन इंसर्जेंट्स उनके टेरिटरी में थे उनके साथ उन्होंने बातचीत करना शुरू करी, डायलॉग्स करना शुरू किए। यहाँ पे डिप्लोमेटिक डायलॉग्स हुए और कोई भी कोर्सिव एक्शन जो है उसे अवॉइड किया गया, यानी लड़ाई झगड़ा, मार कूट, ये सब चीज़ें अवॉइड की गई। सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमेटिक डायलॉग से बातें चली। बस ये बोला जा रहा था उन्हें कि भैया ये हमारी टेरिटरी है, आप इसे छोड़ दीजिए। इसके पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि जो भूटान है उसके पास लिमिटेड मिलिट्री कैपेसिटी है, कोई बड़ी ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री नहीं है। और दूसरा कि उनके पास इस प्रकार के जो थ्रेट्स थे, जो इंसर्जेंसी है, उसे हैंडल करने का भी कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसलिए जो भूटान की गवर्नमेंट थी उन्होंने डिप्लोमेटिक डायलॉग शुरू किए, जो ये इंसर्जेंट ग्रुप्स थे जो साउथ ईस्टर्न भूटान में आके बैठ गए थे, जो कि असम के हैं, और इन्होंने बाकी कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया स्टार्टिंग में। लेकिन फिर बाद में ऑब्वियसली ऑपरेशन ऑल क्लियर हुआ। तो अब सवाल है कि जब स्टार्टिंग में डायलॉग हो रहा है तो फिर क्या कारण बना
कि ये आगे मिलिट्री एक्शन यहाँ पे भूटान की आर्मी को लेना पड़ा। कौन कौन से वो फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मिलिट्री एक्शन हुआ? तो सबसे पहला आता है बायलैटरल रिलेशंस में थ्रेट। देखो, इंडिया और भूटान इन दोनों के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं, दोनों ही काफ़ी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स की प्रेजेंस है भूटान में, वो डायरेक्ट थ्रेट है भूटान के जो बायलैटरल रिलेशन है इंडिया के साथ उनके ऊपर, क्योंकि ये जो असम जहाँ पे ये इंसर्जेंसी कर रहे थे वो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। तो भारत के अंदर इंसर्जेंसी करने का मतलब यही हुआ कि आप हमारी सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज कर रहे हो, जो हमने पहले भी देखा। और इंडिया जो है वो प्राइमरी ट्रेड पार्टनर है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक की एलाई है भूटान के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला फैक्टर ये आता है कि इंडिया और भूटान के बीच के जो बायलैटरल रिलेशंस है उनमें थ्रेट। दूसरा जो फैक्टर है वो है नेशनल सिक्योरिटी। अब देखो, जो इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ है उन्होंने भूटान की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसे भी डिसरप्ट किया। काफ़ी क्रूशल प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि डोंगसाम सीमेंट प्रोजेक्ट, इसको बंद करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दीज इंसर्जेंट्स। और यहाँ पे जियोपर्डाइज हुई भूटानीज जो सिटीजन्स हैं उनकी सेफ्टी, और इस पूरी की पूरी इंसर्जेंसी में काफ़ी इनोसेंट लोगों की भी मृत्यु हुई। यहाँ पर एक शब्द है जियोपर्डाइज। जियोपर्डाइज का मतलब होता है खतरे में डालना। तो भूटान के सिटीजन्स के जो सेफ्टी थी वो भी खतरे में पड़ी और कई इनोसेंट लोगों की मौत भी हुई। तीसरा जो फैक्टर है इम्पोर्टेंट वो है इथनिक इंसर्जेंसी का डर। देखो, भूटान में काफ़ी नेपाली पॉपुलेशन रहती है। जो नेपाली भूटान में रहते हैं उनको बोलते हैं नेपालीज लोथ शाम्पास, कि वहाँ पे इथनिक नेपाली हैं। अब भूटान की एक सच्चाई जो आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगी, शायद हो सकता है पता भी हो, कि भूटान में जो नेपाली रहा करते थे, जो कई सालों से पुश्तों से वहाँ पे रह रहे हैं, उनके ऊपर भी कई बार अत्याचार हुए हैं और उनकी भी इथनिक क्लींसिंग हुई है। और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड थी। स्टेट स्पॉन्सर्ड नेपालियों की वहाँ पे इथनिक क्लींसिंग हुई है भूटान में, और कई नेपालियों को फिर बाद में भूटान छोड़ना पड़ा और नेपाल में आके वो बेचारे अब शेल्टर्स में रहते हैं, असाइलम लेके रहते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है भूटान की कि भूटान में नेपालियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ है और नेपालियों को वहाँ पे मारा गया है, नेपालियों को वहाँ से भगाया गया है। उनकी इथनिक क्लींसिंग हमें वहाँ पे देखने को मिली है। ये भी एक सच्चाई है भूटान की। हालांकि अब जब हम भारत में भूटान के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें लगता है बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, वो कार्बन न्यूट्रल है, पूरी दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जो कार्बन न्यूट्रल है। एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन की वहाँ पे बातें होती हैं। वहाँ पे एक बहुत ही फेमस टाइगर मोनेस्ट्री भी है। मगर उसके साथ साथ भूटान की एक ये भी सच्चाई है कि वहाँ पे नेपालियों को मारा गया है, नेपालियों की इतनी क्लींसिंग भी हुई है। तो अभी यहाँ पे जब ये इंसर्जेंट्स भूटान में आके बैठ गए तो भूटान को डर था कि हो सकता है कि ये जो इथनिक नेपाली लोथ शाम्पास हैं इन्हें आर्म एंड एमुनिशन प्रोवाइड करें, जिससे जो सदर्न भूटान है, क्योंकि जो नेपाली पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा सदर्न और साउथ ईस्टर्न भूटान में ही है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ के जो नेपाली लोथ शाम्पास हैं उन्हें आर्म्स एंड एमुनिशन प्रोवाइड की जाए और वहाँ पे सदर्न भूटान में अपनी इथनिक इंसर्जेंसी जो है वो शुरू हो जाए, और जिसकी वजह से जो कंट्री है भूटान है वो डिस्टेबलाइज हो सकता है। तो ये भी एक डर था इथनिक इंसर्जेंसी का। और यहाँ पे एक हमने बात देखी कि नेपालियों के ऊपर काफ़ी अत्याचार भूटान में हुए हैं। तो इन सब फैक्टर्स की वजह से फिर अंततः 15 दिसंबर 2003 को रॉयल भूटान आर्मी ने ऑपरेशन ऑल क्लियर किया विद असिस्टेंस फ्रॉम इंडियन आर्मी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इनके पास डर यही था कि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, इस प्रकार के जो थ्रेट्स हैं उन्हें कभी इन्होंने फेस नहीं किया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन आर्मी तो भैया इंडियन आर्मी है, हर एक चीज़ में हम अव्वल हैं, तो इसलिए हमारी आर्मी ने उन्हें असिस्टेंस प्रोवाइड करी। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट अटैक्स हुए, जो उल्फा है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, फिर एनडीएफबी आती है नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, और केएलओ आता है कमतपुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो असम में इंसर्जेंसी फैला रहे थे और बाद में उन्होंने साउथ ईस्टर्न भूटान में अपने जो कैंप्स हैं वो लगा दिए। तो इन सारों के जो कैंप्स थे उल्फा, एनडीएफबी और केएलओ, इनके कैंप्स में कोऑर्डिनेटेड अटैक्स किए जाते हैं इस ऑपरेशन ऑल क्लियर में 15 दिसंबर 2003 को। अब इस ऑपरेशन का रिज़ल्ट ये हुआ कि काफ़ी जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे इन इंसर्जेंट ग्रुप्स के उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, उन्हें मार दिया गया। और ये एक सिग्निफिकेंट ब्लो थी, जो भी इस प्रकार के ग्रुप्स थे उनकी सारी की सारी
एक्टिविटीज़ में। अभी जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थे रॉयल भूटान आर्मी और इंडियन आर्मी के, इस ऑपरेशन ने हाईलाइट किया स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन को इन दोनों कंट्रीज़ में, खासकर जो क्रॉस बॉर्डर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उन्हें एड्रेस करने के लिए। क्रॉस बॉर्डर माने जैसे ये अगर मतलब बॉर्डर है तो यहाँ से यहाँ आतंकी आ गए, यहाँ से यहाँ आतंकी आ गए, तो ये हो गया क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। तो इस प्रकार के क्रॉस बॉर्डर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन जो है वो बताई रॉयल भूटान आर्मी और इंडियन आर्मी ने इस ऑपरेशन ऑल क्लियर में। तो ये था दोस्तों इस लेक्चर का एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपने कुछ नया सीखा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जब आप अच्छे कमेंट्स करते हैं तो हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। अगर कोई कमी लगी हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारी कमियाँ हमें बताएं ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें और अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक ला सकें। बाकी पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। जो भी लेक्चर्स के बारे में मैंने बताया उन सारों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उनको जरूर देखिएगा। और बाकी जीके करंट अफेयर्स और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।